ये राक्षस बहुत ही खूंखार हैं। हालांकि इनकी आंखें कुछ नहीं देख सकती, लेकिन इनकी सुनने की शक्ति बेहद तेज है। अगर कोई भी जीवित इंसान जरा सी भी आवाज करता है तो ये राक्षस झुंड में आकर उसे पूरी तरह नोच नोच कर खा जाते हैं। ये फिल्म भी जन्म लिया मतलब मौत पक्की वाले कॉन्सेप्ट को अपनाती है। डरावनापन अ क्वाइट प्लेस से कम नहीं है। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है तो इसे जरूर देखें। सोनी मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर अब भी ताज़ा खून के धब्बे लगे हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि कोच में बैठे सारे यात्री चुपचाप बैठे हैं। तभी एक नवजात बच्चा रो पड़ता है। एक हट्टा कट्टा आदमी उसे उठाकर बाहर फेंकने की तैयारी करता है, लेकिन माँ अपने बच्चे से बिछड़ने को तैयार नहीं होती। वह अकेले ही उसे गोद में उठाकर कोच से बाहर चली जाती है। बच्चे की आवाज़ जैसे ही सुरंग में गूंजती है, अचानक माँ का चेहरा खून से भर जाता है। वह तुरंत पलटती है और भागने लगती है। अगले ही पल एक दर्दनाक चीख पूरे मेट्रो स्टेशन में गूंज जाती है। हर टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगती है। देश भर में अनजान जीवों का हमला जारी है। कुछ बचे हुए लोगों ने सर्वाइवल की टिप्स भी दी। सबसे पहली सलाह, कभी पैदा मत हो। कहा जा रहा है कि एक रिसर्च टीम ने सैकड़ों साल पुराने एक गुफा को विस्फोट से खोल दिया था और गलती से इन अजीबोगरीब उड़ने वाले राक्षसों को बाहर निकाल दिया। गंजा जैसन अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वह अपने परिवार को मोबाइल की घंटी बंद करने की हिदायत देता है, लेकिन जसन को जल्द ही लगने लगता है कि घर में छिपकर बैठना अब सुरक्षित नहीं है। वो पूरे परिवार को लेकर शहर से दूर जंगल के इलाके में जाने का फैसला करता है। उसे लगता है कि वहाँ राक्षसों की संख्या कम होगी और सच में पूरा शहर लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन जसन ये सोच भी नहीं सकता था कि उसी जैसी सोच वाले हजारों लोग पहले ही निकल पड़े थे। शहर से बाहर जाने वाला रास्ता पूरी तरह जाम हो चुका था। तभी जसन का भाई जिमो एक सुझाव देता है कि वह सब पहाड़ी रास्ते से चलें। रास्ता मुश्किल था, लेकिन कम से कम कोई और उस रास्ते पर नहीं था। जैसे ही वह आदमी खुद पर खुश हो ही रहा था, अचानक झाड़ियों से कुछ जानवरों का झुंड निकल आया। जिमो की गाड़ी पलटती हुई खाई में जा गिरी। जसन और उसकी पत्नी तुरंत नीचे भागे। जिमो जिंदा था, लेकिन उसका शरीर कार में फंसा हुआ था। वो हिल नहीं पा रहा था। पत्नी ने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब कौन उनकी सुनता। जिमो नहीं चाहता था कि वह अपने भाई के परिवार पर बोझ बने, इसलिए उसने बंदूक निकाल ली और उन्हें जाने के लिए मजबूर करने लगा, क्योंकि उड़ने वाले वो राक्षस कभी भी आ सकते थे। जसन ने ऊपर से तो हामी भर दी, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। पीछे सीट पर बैठी बेटी शाओआई को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने जल्दी से सबको इशारा किया कि आवाज मत करो। तभी अचानक एक उड़ने वाला राक्षस झपटता हुआ आ गया। गाड़ी में बैठा काला कुत्ता भौंकने लगा, जिससे और ज्यादा राक्षस वहां खींचे चले आए। सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। तभी नीचे घाटी की तरफ से गोलियों की आवाज आई। असल में जिमो को एहसास हो गया था कि खतरा वहां पहुंच चुका है, तो उसने खुद को कुर्बान कर सारे राक्षसों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जसन ने अपने वफादार लेकिन बेवकूफ कुत्ते को देखा। वो अब भी भौंक रहा था। बेबस होकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे बाहर निकाल दिया। अब उसकी किस्मत उस पर थी। कुछ देर बाद बाहर सब शांत हो गया। जसन अब भी सतर्क था और सबको चुप रहने को कहकर खुद बाहर हालात देखने निकल पड़ा। लेकिन तभी गाड़ी में बैठी दादी को जोर से खांसी आ गई और तुरंत एक उड़ने वाला राक्षस वहां आ पहुंचा। जसन वहीं खड़ा था, चुपचाप। राक्षस उसके ठीक सामने था, लेकिन उसने हमला नहीं किया। जसन ने एक बात नोट की और चुपचाप जमीन से एक रोड उठाकर दूर फेंक दी। राक्षस वहीं झपट पड़ा, पर जब उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। जसन ने राहत की सांस ली। अब उसे यकीन हो गया था राक्षस अंधे हैं, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बेहद तीव्र है। शायद गुफाओं में रहने की वजह से ऐसा हुआ है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर उम्मीद जगी, क्योंकि उनकी बेटी शाओआई एक हादसे में अपनी सुनने की क्षमता खो चुकी थी। ये परिवार पहले से ही इशारों की भाषा सीख चुका था और शांत जीवन जीने का आदी भी बन चुका था। जसन ने सबको सावधानी बरतने को कहा, फिर दोबारा नीचे जाकर भाई की हालत देखने लगा, पर देखा कि राक्षस उसके शरीर को बुरी तरह चबा चुके थे। चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। फिर उसने बिना कुछ कहे गाड़ी को आग लगा दी। शायद यही उसका भाई के लिए अंतिम विदाई थी। आग और धमाके की आवाज जंगल भर के राक्षसों को खींच लाए, लेकिन गाड़ी के इंजन की तेज आवाज के कारण जसन और उसका परिवार अब पैदल चलने को मजबूर था। रात होते होते वो आखिरकार जंगल पार करके एक फार्म हाउस तक पहुंच गए। जसन ने धीरे से बाड़ा खोला, लेकिन उसे ऊपर लटकी घंटी नहीं दिखी। उसकी आवाज से न केवल राक्षस जागे, बल्कि फार्म का मालिक भी शॉटगन लेकर बाहर निकल आया। उसे राक्षसों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए जैसन को वहां से भागने को कहने लगा, लेकिन अगले ही पल राक्षसों ने उसे घेर लिया और देखते ही देखते वह जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल शांत। जसन और उसका परिवार चुपचाप आंखें बंद कर खड़े रहे। काफी देर बाद जब राक्षस उड़ गए तो उन्हें पास ही एक ड्रेनेज पाइप नजर आया।
जसन सबसे पहले उसमें घुस गया और पाइप का दूसरा सिरा सीधे फार्म के अंदर खुलता था। फिर उसने सबको बुला लिया। पत्नी ने छोटे बेटे को सबसे आगे चलने को कहा और खुद सबसे पीछे रहने लगी। पर अभी कुछ ही कदम चले थे, छोटे बेटे ने गलती से एक झंझनाती रैटलेस स्नेक को डरा दिया। उसकी आवाज़ सुनकर एक राक्षस झपटता हुआ आया और एक झटके में उस सांप को चीर फाड़ दिया। लेकिन पीछे चल रही पत्नी भी राक्षस के हमले का शिकार बन गई। अब पूरी फैमिली के मौत के साए में गिरने की नौबत थी। जसन ने तुरंत पास खड़ी हड्डी पिसाई मशीन चला दी। उसकी तेज आवाज़ ने सारे राक्षसों को वहां खींच लाया और एक एक करके सब मशीन में घुसते गए और मांस के ढेर में बदलते चले गए। आखिरकार जसन का परिवार बच गया, सिर्फ उसकी पत्नी के पैर में काटने का घाव रह गया था। शोआई तुरंत दौड़कर अल्कोहल लाए और जख्म की सफाई करने लगी। मगर अफसोस, पूरी रात बीतने के बाद भी उस घाव में कोई सुधार नहीं हुआ। अब पत्नी में संक्रमण के लक्षण दिखने लगे थे। उन्हें हर हाल में एंटीबायोटिक ढूंढनी थी। मजबूरी में जसन ने बेटी को साथ लिया और फार्म हाउस से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह रास्ते पर पहुंचे, बिजली के खंभों पर भयानक उड़ने वाले राक्षस गुच्छों में बैठे थे। जसन और उसकी बेटी बेहद संभल कर आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में वह पास के एक छोटे कस्बे में पहुंच गए। पूरा शहर खामोश था, सिर्फ खून के धब्बे थे। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। यह इलाका शायद पहले ही बर्बाद हो चुका था। कई गलियों से घूमते हुए आखिरकार उन्हें एक फार्मेसी मिल गई, पर वह ये नहीं देख पाए कि थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी उन्हें चुपचाप घूर रहा था। दुकान के अंदर तेज सड़ा फैली हुई थी। कई अधजली लाशें फर्श पर बिखरी थी। जसन ज्यादा देर नहीं रुका, जल्दी से एंटीबायोटिक उठाए और निकलने ही वाला था कि तभी शाओआई की नज़र पड़ी फर्श पर पड़ी एक लाश पर जो थोड़ी हिलती हुई सी लग रही थी। जिज्ञासावश उसने उस पर पड़ी चादर हटाई तो देखा ये कोई आम लाश नहीं थी, बल्कि राक्षसों का ब्रीडिंग नेस्ट था और उनमें से एक अंडे से बाहर निकलने ही वाला था। शोआई डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ी और तभी अंधेरे में से भारी तादाद में राक्षस बाहर निकल आए। अब दोनों बाप एकदम शांत खड़े रहे, सांस तक नहीं ली, पर यह कोई समाधान नहीं था। शोआई ने फौरन एक तरकीब सोची। फर्श पर पड़ा एक मोपा उठाया और फिर जसन ने उसे आग लगा दी। तेज धुएं ने फौरन दुकान की फायर अलार्म ट्रिगर कर दी। तेज आवाजें सुनकर सारे राक्षस घबरा गए और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। उसी अफरा तफरी में जसन और उसकी बेटी फार्मेसी से बाहर निकल भागे। लेकिन जैसे ही वह वापस गली में लौटे, वो अजनबी आदमी जो उन्हें पहले देख रहा था अब सामने आकर खड़ा हो गया। वो एक पादरी जैसा लग रहा था। उसने एक डायरी निकाली जिसमें लिखा था, धार्मिक पंथ में आपका स्वागत है। जसन कुछ समझ ही नहीं पाया। वो इस अजीब आदमी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। तभी पादरी ने अपना मुंह खोला और उसकी आधी कटी हुई जीभ दिखाई दी। जसन का दिल दहल उठा। वह तुरंत बेटी को लेकर फार्म की ओर भाग पड़ा। घर पहुंचते ही उन्होंने दवा पत्नी को दी, जिससे उसकी चोट धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसी वक्त शाओआई को रेडियो से एक बड़ी खुशखबरी भी मिली। उड़ने वाले राक्षसों को ठंड से नफरत थी और इसलिए आर्कटिक सर्कल के लोग पूरी तरह सुरक्षित थे। जसन को अब साफ समझ आ गया, अगर जान बचानी है तो उन्हें उत्तर दिशा की ओर जाना होगा। मगर उससे पहले ही वो पादरी वापस लौट आया। इस बार अपने कुछ अनुयायियों के साथ वो फिर वही पुराना न्योता लेकर आया था, जैसन और उसके परिवार को धार्मिक पंथ में शामिल करने का। जसन ने इस बार बिना कोई लाग लपेट के साफ मना कर दिया। मगर पादरी ने अब एक और शर्त रखी। बोला, कम से कम शाओआई को हमारे साथ भेज दो, क्योंकि वह बच्चा जन है। जसन का खून खौल उठा। वो घर के अंदर भागा और शिकार वाली बंदूक उठा लाया। पादरी हंस पड़ा। गोली चलाकर क्या करोगे? आवाज सुनकर सारे राक्षस यहीं आ जाएंगे, तब तुम भी मारे जाओगे। मगर जसन बिल्कुल भी नहीं डरा। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, या तो सब मरेंगे या कोई नहीं। पादरी ने हालात भांप लिए और बिना कुछ बोले अपने लोगों के साथ वापस लौट गया। रात ढल चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा था। जसन की नींद अचानक तेज गरज की आवाज से टूटी। उसे बेचैनी होने लगी, मानो कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। उसने तुरंत अपने परिवार को जगाया और दरवाजा खोलकर बाहर झांका। वहां एक छोटी लड़की अकेली खड़ी थी। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। धुंधली रोशनी में जैसे ही उसका चेहरा देखा, सबकी रूह कांप उठी। उसकी जुबान आधी कटी हुई थी, यानी वह भी धार्मिक पंथ की सदस्य थी। फिर जब उन्होंने उसका कोट हटाया तो देखा उसके शरीर पर मोबाइल फोन टेप से चिपकाए गए थे। उसी वक्त शाओआई की भी नींद खुली। उसे कुछ हलचल महसूस हुई तो उसने खिड़की का पर्दा हटाया और देखा कांच पर एक मोबाइल फोन चिपका हुआ था। और तभी अगला अलार्म बज उठा। तेज आवाज सुनते ही सैकड़ों राक्षस बेकाबू होकर उस ओर दौड़ने लगे। जसन ने बिना समय गवाए लड़की के शरीर से सारे फोन फाड़कर उन्हें पानी में फेंक दिया। जैसे ही फोन डूबा, अलार्म बंद हो गया। पर इससे पहले कि सब चैन की सांस लेते, एक और मोबाइल फोन खिड़की तोड़ते हुए अंदर गिरा। अब जसन समझ गया ये सब धार्मिक पंथ की चाल है। उसने फौरन सबको बेसमेंट में भागने को कहा।
मगर भागदौड़ और हड़कंप के बीच शियाओ आई को कुछ धार्मिक अनुयायी उठा ले गए। उसकी मां ने हथौड़ा उठाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे एक जोरदार लात लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही शियाओ आई को जबरन घर से बाहर घसीटा जाने लगा, नानी ने पूरी ताकत से उसे पकड़कर खींचा। उसके इस साहसी कदम से शियाओ आई गिरोह से छूट गई। पर जब नानी ने देखा कि वे लोग फिर से पीछा कर रहे हैं तो उसने जोर से चीख मारी और अचानक भारी तादाद में उड़ते राक्षस वहां टूट पड़े। कुछ ही सेकंड में नानी और तीनों पंथी सदस्य उनके शिकार बन गए। शियावा आई शोक में डूबी ही थी कि छुपा हुआ पादरी फिर से सामने आ गया और उसे दोबारा पकड़ लिया। जसन गुस्से से कांप रहा था, पर मौके की नाजुकता को समझते हुए कोई जल्दबाजी नहीं की। तभी एक बिजली चमकी और तेज बारिश की आवाज राक्षसों को भ्रमित कर देती है। जसन की पत्नी ने तुरंत दौड़कर बेटी को छुड़ाया और जसन ने पीछे से हमला करके पादरी को जमीन पर गिरा दिया। पूरा परिवार एकजुट हुआ और उन्होंने जबरदस्त लड़ाई में पंथियों को पछाड़ दिया। जसन ने आखिरकार हिम्मत करके बंदूक की बद से पादरी का सिर कुचल डाला। फिर उसकी नज़र एक माँ बेटे पर पड़ी, लेकिन उसने उन्हें मारने के बजाय जाने दिया और खुद घर में लौट आया। बारिश के बाद जसन का परिवार फिर से अपनी उत्तर दिशा की यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ नदियां पार करते हुए वे आर्कटिक के पास एक शरण स्थल तक पहुंच गए। लेकिन उन्हें क्या पता था, अब राक्षस धीरे धीरे ठंड में ढलने लगे थे। अब लड़ाई इस बात की थी कि इस बदले हुए दुनिया के साथ पहले कौन तालमेल बिठाता है, इंसान या राक्षस। इस फिल्म में अ क्वाइट प्लेस जितनी हॉरर ड्रामा गहराई तो नहीं थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि मुख्य किरदारों ने बेवकूफ़ी नहीं की और हर मोड़ पर समझदारी से काम लिया। इसलिए यह फिल्म अपनी तरह की 90% फिल्मों से बेहतर मानी जा सकती है। अगर आप इससे असहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली कहानी में मिलते हैं। अलविदा।